16 जुलाई 1969। Apollo 11, this is the launch operations manager. The launch team wishes you good luck and Godspeed. मानव इतिहास के लिए सबसे बड़ा दिन। 10, 9, ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन नासा ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और माइकल कोलिंस को अपोलो 11 मिशन के तहत चांद की सतह पर उतारा था। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि 50 साल बाद भी नासा और दुनिया की अन्य बड़ी स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस चांद की सतह पर वापस नहीं उतरना चाहती। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और चलिए शुरू करते हैं। भले ही मून लैंडिंग को आज 50 साल से ज्यादा हो गया हो, लेकिन आज भी इस मिशन की स्मृतियां ताज़ी है। ये इवेंट कितना खास था, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस इवेंट को अपने घरों से लाइव टेलीकास्ट में देखा था और 10 लाख से ज्यादा लोगों ने कैनेडी स्पेस सेंटर को घेर कर इस मनमोहक दृश्य का नजारा लिया था। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि 50 साल बाद इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी कोई भी स्पेस एजेंसी चांद की तरफ दोबारा मुंह उठा के नहीं देखती। इसके बहुत से इम्पोर्टेंट रीजंस हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट रीजंस को। रीजन नंबर 1, द बजट। अमेरिका ने अपोलो प्रोग्राम के अंतर्गत टोटल 6 बार एस्ट्रोनॉट्स को चांद की सतह पर उतारा था। नासा को इस मिशन में सफलता तो मिली, लेकिन ये सफलता एक बहुत बड़ी कीमत पर आई। अगर अपोलो प्रोग्राम की टोटल कॉस्ट पर नजर डालें तो ये होती है $25 बिलियन, जो आज के हिसाब से $152 बिलियन हो जाती है। Oh my God! What? आपको बताते चलूं कि ये कॉस्ट इंडिया की जीडीपी का 5% है। इसलिए नासा के लिए भी इतने जटिल काम को अंजाम दे पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। रीजन नंबर 2, द कंपटीशन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में 2 ही सुपर पावर्स बची थी, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द सोवियत यूनियन। दोनों देशों के बीच दुनिया की एकमात्र सुपर पावर बनने की होड़ सी लगी हुई थी। इसलिए दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए परमाणु बम पर परमाणु बम बनाए जा रहे थे। ये कंपटीशन सिर्फ परमाणु बम तक ही नहीं सीमित था। दोनों देश एक दूसरे को स्पेस रेस में भी पीछे छोड़ने की पूरी कोशिश में लगे थे। 1961 में सोवियत यूनियन की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने पहली बार अंतरिक्ष में इंसानों को भेजकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था, जिसके चलते नासा स्पेस रेस में बहुत पीछे छूट गया था। इसलिए अब अमेरिका को कुछ ऐसा करना था जिसके कारण वो सोवियत यूनियन को स्पेस रेस में पूरी तरह से पछाड़ दे। इसलिए उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिकी जनता से ये वादा कर दिया कि अमेरिका इसी दशक में इंसानों को चांद पर भेजेगा। और 20 जुलाई 1969 की वो सुनहरी रात आ गई जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ बज एल्ड्रिन ने चांद की सतह पर पहला कदम रखा था। लेकिन आज भी देखा जाए तो नासा दुनिया की सबसे बड़ी और एडवांस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। नासा के लिए इतना कोई सीरियस कॉम्पिटिटर है ही नहीं जिसके लिए वो $152 बिलियन जैसी बड़ी रकम को खर्च करने के लिए राजी हो जाए। दुनिया में कुछ चुनिंदा देश ही है जो अपने दम पर इंसानों को अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। लेकिन हमारा इंडिया भी इस लिस्ट में जल्द शामिल होने वाला है, क्योंकि 2021-22 में होने वाले गगनयान मिशन के अंतर्गत इसरो 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजेगा। हमें उम्मीद है ये मिशन सक्सेसफुल होगा। रीजन नंबर 3, ह्यूमन लाइफ इज प्रेशियस। अंतरिक्ष में इंसानों को भेजना एक बहुत ही जटिल और चैलेंजिंग काम होता है। एक छोटी सी गलती की वजह से एस्ट्रोनॉट्स की जान भी जा सकती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल
2003 में घटा कोलंबिया स्पेस शटल डिजास्टर है। जब स्पेस शटल पृथ्वी पर वापस आ रहा था तब उसके एक्सटर्नल इंजन से एक फोम का टुकड़ा सीधा विंग्स पर जा गिरा, जिस वजह से विंग्स पूरी तरह से पिघल गए और स्पेस शटल हवा में ही ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में हमारी बहादुर महिला एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला के साथ 6 और एस्ट्रोनॉट्स की दर्दनाक मौत हो गई। एस्ट्रोनॉट्स को ऊपर स्पेस में कोई दिक्कत ना हो, इस बात को भी इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक स्पेस सूट एक पूरा का पूरा मिनी ऑफिस होता है, जिसके अंदर एक कंप्यूटर सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, कैमरा, इनबिल्ट टॉयलेट एंड ऑक्सीजन सप्लाई होती है, ताकि एस्ट्रोनॉट्स घंटों घंटों तक स्पेसक्राफ्ट से बाहर रहकर अपना काम कर सके। इसकी एक यूनिट की कीमत लगभग 70 से लेकर 75 करोड़ तक होती है। नहीं, झूठ बोल रहा है। नहीं। और जो खाना एस्ट्रोनॉट्स के लिए तैयार होता है वो एक स्पेशल टाइप का लिक्विफाइड फूड होता है, जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक वाटर बॉटल को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एस्ट्रोनॉट्स के लिए ट्रांसफर करने की कॉस्ट लगभग $18,000 है। लेकिन ये सिनेरियो रोबोट्स के केस में बिल्कुल उल्टा है। रोबोट्स को अंतरिक्ष में भेजना एक बहुत ही चीप एंड कॉस्ट इफेक्टिव मेथड होता है। रोबोट्स को ना खाने की जरूरत होती है, ना पीने की जरूरत होती है, ना सोने की जरूरत होती है और ना टॉयलेट जाने की जरूरत होती है। उनका एकमात्र एनर्जी सोर्स सिर्फ और सिर्फ सोलर एनर्जी होता है। रोबोट्स एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होते हैं, क्योंकि वो स्पेस में कई सालों तक सरवाइव कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें वैसी ही अवस्था में छोड़ दिया जाता है। इसलिए साइंटिस्ट पर उसे अर्थ पर वापस लाने का कोई दबाव नहीं होता। इसलिए जो रोबोट एक बार पृथ्वी से दूर चला गया वो कभी भी वापस नहीं आने वाला। आप पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर मौजूद अपने रोवर तक एक कमांड भेजकर वो सारे काम करवा सकते हैं जो एक इंसान के बस की बात भी नहीं होती। इसलिए आज की दुनिया स्पेस में इंसानों से ज्यादा रोबोट्स को लॉन्च करती है। रीजन नंबर 4, दी सैटर्न 5। चांद पर इंसानों को उतारने के लिए जिस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था उस रॉकेट का नाम था सैटर्न 5। सैटर्न 5 अपोलो मिशन की बैकबोन था, जो एक इंजीनियरिंग का नायाब नमूना और अब तक का सबसे ज़्यादा पावरफुल रॉकेट था। 2020 की बात करें तो दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल रॉकेट है स्पेसएक्स का फैल्कन हेवी, लेकिन ये रॉकेट सैटर्न 5 के आसपास भी नहीं भटकता। अगर बात करें दोनों रॉकेट्स के पेलोड्स की, तो फैल्कन हेवी का पेलोड लगभग 63,800 kgs है, लेकिन वही दूसरी तरफ सैटर्न 5 का पेलोड लो अर्थ ऑर्बिट में 1,40,000 kgs एंड डीप स्पेस में 45,000 kgs है। पिछले 50 साल बाद भी सैटर्न 5 अपने कॉम्पिटिटर्स से 7 समुंदर आगे है। सैटर्न 5 की लंबाई 111 मीटर है, जो एक 10 मंजिला बिल्डिंग जितना ज़्यादा लंबा है। कंपैरिजन के लिए ये रॉकेट स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी 18 मीटर ज़्यादा लंबा है। इस रॉकेट को जब ईंधन से पूरी तरह से भर दिया जाता है तो इसका टोटल वजन लगभग 2800 टन होता है, जो 400 हाथियों के बराबर है। नाइनटीन 1920s में अमेरिका में एक प्लेन होता था जिसका नाम था द स्पिरिट ऑफ द सेंट लुइस। उस प्लेन को अटलांटिक महासागर को पार करने में जितना ईंधन लगता था उतना ईंधन सैटर्न 5 1 सेकंड के अंदर खर्च कर देता था। इस बात से आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि सैटर्न 5 कितना ज़्यादा पावरफुल था। लेकिन अभी नासा के पास सैटर्न 5 का एक भी फंक्शनल यूनिट मौजूद नहीं है, पर अभी भी एक आशा की किरण दिख रही है, क्योंकि 2024 में होने वाला आर्टेमिस मिशन के अंतर्गत नासा सैटर्न 5 से भी ज़्यादा ताकतवर रॉकेट SLS को तैयार कर रही है।